ago, I think we left we stopped at question number 22 in our last discussion, right? I gave you the homework to study this particular article 14, 15, and 16. Have you done it? ओके, तो कुछ बताइए आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 के बारे में. पर्टिकुलरली विल टॉक अबाउट 14 एंड 15 हियर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 14 एंड 15. तो विल स्टिक टू 14 एंड 15 आर्टिकल नंबर. व्हाट इज आर्टिकल 14? क्या मतलब है आर्टिकल 14 का? What is Article 14? Equality before law and देखिए आर्टिकल नंबर 14 में हमारे पास यस करेक्ट, आर्टिकल नंबर 14 में वी हैव टू प्रोविजंस, जिसमें पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. इन दोनों का मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, विच टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है? I would just like to show this with one example. Just a second. Can you see this particular image here? Equality and equity का डिफरेंस. यहाँ पर देखिए अगर हम इक्वालिटी की डेफिनेशन से जाएंगे तो उसमें हमें क्या बोला गया है आर्टिकल नंबर 14 में? इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो जो हमारा इसमें आप फर्स्ट इमेज देखेंगे यहाँ पर जो आपको स्टेडियम दिख रहा है जहाँ पर ये 3 लोग खड़े हुए हैं. सो इफ वी गो बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ तो उसका जो रेपरकशंस होंगे, जो उसका इन्फ्लुएंस होगा, जो उसका आउटकम होगा वो कुछ इस तरह से हमको दिखेगा इस पर्टिकुलर फर्स्ट इमेज की अगर हम बात करें, जहाँ पर जो थर्ड बच्चा है वो क्या है, ड्यू टू इट्स लोअर हाइट, शॉर्टर हाइट, वो पूरी तरह से जो स्टेडियम में जो मैच चल रहा है वो उसको व्यू नहीं कर पा रहा है. सो दिस इज व्हाट इक्वालिटी बिफोर लॉ, या फिर जब हम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं जहां पर हम हर किसी को इक्वल एक बराबर ट्रीट करते हैं. दिस इज व्हाट इक्वालिटी. ये क्या है? नेगेटिव है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो बच्चा है ये अपनी मर्जी से तो छोटा नहीं है, राइट? ये अपने नेचुरली है, नेचुरल कंडीशंस हैं. अब आप इसको मतलब इंडियन सोसाइटी से रिलेट करिए, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री. अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस इंडियन टेरिटरी में दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. हर किसी का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग हो सकता है, सबके बिलोंगिंग्स अलग हो सकते हैं. In fact, the 28 states that we have in our country today, they are not on the same pedestal, right? If we compare हमारे जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स हैं, जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया. ऑन दी अदर हैंड जिनको हम ये जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स हम इनको बीमारू स्टेट्स भी बोलते हैं समटाइम्स. बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब यूपी, ये सब क्या है हमारे बीमारू स्टेट्स, विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं लैग करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट. ऑन दी अदर हैंड हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? वेस्टर्न मोस्ट स्टेट से. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, कर्नाटका इन द सदर्न रीजन. तो व्हाट डू वी विटनेस कि देयर इज डिस्पैरिटी अमंग व्हाट, अमंग दीज स्टेट्स आल्सो. सो टू इंश्योर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देते हैं. जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हम उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रिविलेज देते हैं दैट दे कैन एक्सेस बेनिफिट्स अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. तो ये सब क्यों है? दिस इज टू इंश्योर
इनफैक्ट ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, गिवन द सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी दैट वी हैव इन आवर कंट्री, यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे कुछ डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल SC ST OBCs EWS, तो इनके पास सेम अपॉर्चुनिटी नहीं है, सेम रिसोर्सेज नहीं है। एज अ रिजल्ट हम क्या फॉलो करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या मोटिव या फिर किस लिए है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इंडियन टेरिटरी में जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट द स्टेट्स कंप्राइजिंग दोस पीपल, क्या इंसेंटिव देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें प्रोविजंस मेंशन करता है, सो दैट हर किसी के पास एक रीजन हो, हर किसी के पास एक लेजिटिमेट रीजन हो कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उनको वो फॉलो करे। अब ये जो रीजंस हैं, लेजिटिमेट रीजंस, ये हमें कहाँ मिलते हैं या कहाँ दिखते हैं? अगर हम इंडिविजुअल लेवल्स पर बात करें तो दे आर इंसर्टेड अंडर दे आर इंसर्टेड अंडर पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर एवरीवन हैज द फंडामेंटल राइट्स। एंड स्पेसिफिकली अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें या आर्टिकल 14 to 18 की बात करें, तो उसमें भी क्या है, जो दूसरा इसका प्रोविजन है, हमने इसमें देखा इक्वालिटी, हमने समझा कि यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्मिटी अगर हम ट्रीट करेंगे सबको तो क्या होगा, देयर विल बी इनइक्वालिटी इन द कंट्री। जब ये इनइक्वालिटी होगी इन द कंट्री की, जहाँ पर नेचुरल रीजंस जो कि हमें फेवर नहीं कर रहे हैं, अगर नेचुरल रीजंस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होने लगा तो क्या होगा, देयर विल बी एनार्की, देयर विल बी रूल, देयर विल बी पब्लिक डिसऑर्डर। कोई कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा, कोई लॉज को नहीं मानेगा। एज अ रिजल्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अंडर आर्टिकल 14 देयर इज अनदर प्रोविजन and within article 14 which says there has to be equal protection of laws. as a result अब आप ये फर्स्ट इमेज में जो दूसरा इमेज है वो देखिए कि यहाँ पर जो बच्चा है उसको हमने एक लैडर प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ पर नाउ एवरी पर्सन, यहाँ पर तीनों के पास अब एक्सेस है कि वो इस क्रिकेट का मजा ले सकते हैं, यहाँ पर वो क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं तीनों। वाई? बिकॉज अब इस बच्चे के पास में ना केवल, अभी बच्चा तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो लैडर प्रोवाइड किया गया है, ये जो लैडर प्रोवाइड किया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। फॉर एग्जांपल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हो गया, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, तो उन सब के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखें, बिलीव रखें, एंड दे अडियर टू दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री XYZ। तो अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो ना केवल इक्वालिटी इंश्योर कर रहा है बट इक्विटी भी इंश्योर कर रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज इक्विटी? कोई बताएगा व्हाट इज इक्विटी? अगर हम इन दोनों इमेजेस में से अगर समझें, एक है इक्वालिटी, दूसरा है इक्विटी, जहां पर इक्विटी इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड इट इज अ मोर इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट। तो व्हाट डू वी मीन बाय इक्विटी? एनीवन? Equality treats at equal circumstances. Please speak again. Equal must be treated at equal circumstances. ओके, इक्वल मतलब जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं, जैसे इसमें हम पर्टिकुलर इक्विटी की बात करें, इसमें हम बोल रहे हैं कि देयर हैज टू बी जस्टिस एंड फेयरनेस, यहाँ पर जस्टिस और फेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तीनों को एक पेडिस्टल पर ट्रीट करेंगे। सो दिस इज द एसेंस ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वेयर इन वी आर ट्रीटिंग ऑल लाइक्स अलाइक, और अगर सबके सर्कमस्टांसेस को हम कंसिडर करेंगे, अगर इनइक्वल या अनइक्वल सर्कमस्टांसेस है तो वील हैव टू टेक इनटू अकाउंट दैट एज वेल। अब ये हो गया हमारा आर्टिकल 14 का ब्रॉड मतलब। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज आर्टिकल नंबर 15, 16, 17 एंड 18। अब आर्टिकल नंबर 15, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज द स्क्रीन।
अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर स्टेटमेंट 1 है हमारा, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 prohibits state discrimination on religion distinct from article 14's broader equality mandate. यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 15 है, व्हाट इज आर्टिकल नंबर 15? Abolition of untouchability title and religion, race, place of birth. ओके यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 है, ये एक जनरल आर्टिकल है जो कि बोलता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. क्या बोला है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. किसके बेसिस पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. बट हमारे यहाँ क्या फॉलो होता है? इक्विटी का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, राइट? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी कि जो हमारा 14 का इंटेंट है, जो 14 का पर्पस है कि सबके पास फेयरनेस और जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू हम इक्वालिटी इंश्योर करें या इक्विटी इंश्योर करें. सो हाउ इज दिस विजिबल इन आर्टिकल नंबर 15? तो मैंने बोला था कि आप लोग आर्टिकल नंबर 15 के जितने भी क्लॉजेस हैं उसको रीड करिएगा. तो इफ यू सी आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 3 किसकी बात करता है? व्हाट इज आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3? What is article number 15 clause 3? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये? अभी नहीं पढ़ा मैम मैंने. क्या चीज? आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 के बारे में आपको पता है? व्हाट इज आर्टिकल नंबर, जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, क्लॉज 1, क्लॉज 4, तो सेम में व्हाट इज आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3? एनीवन? State is empowered to make provision regarding SCBC and other educationally backward class. ये तो नहीं है. आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 बोलता है कि जो स्टेट है वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है. दिस इज आवर आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3. अब यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब वुमेन और मेन, दे बिलोंग टू डिफरेंट सेक्स, राइट? मेन एंड वुमेन, बायोलॉजिकल जेंडर्स. अब यहाँ पर वुमेन के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, लेकिन आप देखो 15 क्लॉज 1 में तो प्रोहिबिट किया है ना. स्टेट ने क्या बोला है? 15 क्लॉज 1 प्रोहिबिट कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. बट 15 क्लॉज 3 में क्या है? बिकॉज आर्टिकल नंबर 14 में देयर हैज टू बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसीलिए 15 क्लॉज 3 इंसर्ट किया गया है. और वहां पर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड फॉर हुम? फॉर विमेन, फॉर चिल्ड्रन. यहाँ पर जैसे आपने दिल्ली मेट्रो या फिर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कंपनीज, ऑफिसेज यहाँ पर देखा होगा, जो विमेन है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस होते हैं. रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा रैम्प बना होता है फॉर फिजिकली एबल्ड, फॉर स्पेशली एबल्ड. अनदर एग्जाम्पल इज हमारा एग्जाम, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है. तो ये सब क्या है? दीज आर स्पेशल प्रोविजंस जहाँ पर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? equal protection of laws, so that we can ensure equity in our country, so that we can provide equality of opportunity to all. This is what article 14 and 15 talks about. If we say clause 4, अभी हमने 3 डिस्कस किया. what is article number 15 clause 3? there is one more article or one more clause to article number 15, which is clause 4. अगर हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बात करें तो व्हाट डज इट प्रोवाइड? इट प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस.
अब ये बैकवर्ड क्लासेस क्या हैं? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और एससीज और एसटीज। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए स्टेट कैन मेक व्हाट स्पेशल प्रोविजंस। तो ये सब क्या है? दीज आर डिस्क्रिमिनेशन, हाउएवर these are not negative discrimination, rather they are protective discrimination। क्योंकि हमारा जो आर्टिकल नंबर 14 है वो क्या बोलता है कि there can be reasonable classification, however there cannot be arbitrary classification। ऐसा नहीं है कि लेट्स से यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, वहां पर बोला जाता है कि उड़ीसा के जो लोग हैं दे विल नॉट बी अलाउड टू गिव एग्जाम, या फिर उनको 1 घंटा कम मिलेगा। तो ये क्या है? This is arbitrary classification, right? So this is not allowed. Under Article 14, ये जो हम डिस्टिंक्शन कर रहे हैं women, children, physically able और visually impaired, ये सब क्या है? Reasonable classification है। तो ये कहाँ पर अलाउड है? आर्टिकल नंबर 14 में। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 परमिट्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, रीइंफोर्सिंग आर्टिकल 14 का इंटेंट। यस, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, बिकॉज आर्टिकल 14 क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट रीजनेबल क्लासिफिकेशन to ensure equity in our country, which will help in providing equal opportunity to all, and that is why हमारे ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगे? दे वुड बी करेक्ट, राइट? वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 नाउ, सॉरी नॉट 16, 23। अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट्स यूनिलेटरल पावर एक्सक्लूड्स। अच्छा, अब हमने उस दिन डिस्कस किया था कि जो हमारी इंडियन टेरिटरी है, जो हमारा इंडिया का मैप है, इट अगेन आई एम नॉट यूजिंग राइटिंग पैड, जो हमारा ये इंडियन टेरिटरी है, ये क्या है? एक यूनिफाइड लैंडमास है। यूनिफाइड लैंडमास है जिसको प्रेजेंटली हमने, या हमारी जो गवर्नमेंट है उसने फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, किसके लिए? सोली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस डिवाइड किया है इस सिंगल लैंडमास को इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, है ना? अब ये जो 28 स्टेट्स हैं, पहले कितने थे? 27, बीच में भी 29, अगेन इट हैज बिकम 28। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी हो सकता है देयर माइट बी अ टाइम, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो रही है, एंड सेकेंडली देयर आर डिमांड्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, कि हमें इन स्टेट्स को और छोटा कर देना चाहिए। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में देयर माइट बी मोर देन 28 स्टेट्स। तो ये हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है? दिस शुड बी इन अवर माइंड कि ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है ऑफ स्टेट्स, नॉट ऑफ इंडिया बट ऑफ स्टेट्स, इट इज नॉट फिक्स्ड। इट इज नॉट फिक्स्ड। क्यों नहीं है फिक्स? क्योंकि पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल, what is our article number 3 by the way? Alteration of areas and boundaries and Correct. change of the name of the states. करेक्ट। जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ इंडिया। व्हाट इज इंडिया? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड, टू आर्टिकल नंबर हाउ मेनी? आर्टिकल नंबर 2 to 5 deals with what? Union and its territories, not union territories, but union and its territories. There is a difference, right? Union and its territory are dealt under article number 2 to 5. उसमें जो आर्टिकल नंबर 2, 3, 4, 5 हैं, they deal with this particular part, कि हमारा जो इंडियन स्टेट है या इंडियन टेरिटरी है, इनमें कितने स्टेट्स होंगे, कैसे बनेंगे, क्या नाम होगा, क्या वो चेंज हो सकता है, वो सब कहाँ पर डिफाइंड है? अंडर आर्टिकल 2 to 5। उसमें भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें आर्टिकल नंबर 3 की, तो जहाँ पर हमने अपने प्रीवियस डिस्कशन में, आई थिंक इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ वी डिस्कस्ड कि ये जो 28 स्टेट्स हैं, इनको बनाने का काम, इनको इनका नाम चेंज, इनको तोड़ के बनाना, मर्ज करके बनाना, एक से सेपरेट कर देना, एनीथिंग, ये सब कहाँ डील हो रहा है?
अंडर आर्टिकल 3। और ये करने से पहले हमें किसका परमिशन चाहिए? पार्लियामेंट को किसका परमिशन चाहिए? विच अथॉरिटी? प्रेसिडेंट। करेक्ट। विदाउट प्रेसिडेंट का असेंट, विदाउट प्रेसिडेंट का कंसेंट, पार्लियामेंट कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? तो हमने यहाँ पर तीन चीजें हमें यहाँ से समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन से, कि नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2 to 5, it deals with what? Union and its territory, number 1. Second, कि ये जो यूनियन और टेरिटरी के जो प्रोविजंस हैं, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज बिकॉज द स्टेट्स डू नॉट हैव टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। जहां पर states do not have the right to secede from the Indian Union. Only the parliament can change the state का boundary, state का name, anything or everything. It can be done only by whom? By the parliament. Number 3, पार्लियामेंट अब ये करेगी भी तो किसके परमिशन से? ओनली विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नंबर 4, अगर पार्लियामेंट ये करती भी है तो उसके लिए वो क्या लाएगी? पार्लियामेंट में बिल लाएगी। उस बिल को अप्रूवल होने के लिए व्हाट डू वी नीड? वी नीड सिंपल मेजॉरिटी प्लस स्टेट का रैटिफिकेशन। जो भी स्टेट का नाम चेंज हो रहा है या बाउंड्रीज चेंज हो रहा है तो हमें उनका स्टेट का व्यू लेना है। दैट इज द ओनली थिंग वी नीड इन ऑल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। हाउएवर, मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल लें, उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा इज अ स्टेट। अब उड़ीसा गवर्नमेंट, जो उड़ीसा है, कल को होता है कि पार्लियामेंट डिसाइड्स कि हमें उड़ीसा का नाम चेंज करना है या उड़ीसा को मैप से ही हटाना है, उसको हमें मर्ज करना है विद झारखंड। कैन इट डू यूनिलेटरली? इज द आंसर yes or no? Yes. Yes. How? Parliament has the right to change the border or alteration of the areas boundaries of any state. करेक्ट, मतलब कि यूनिलेटरली पार्लियामेंट कर सकता है, राइट? देयर इज नो लिमिटेशंस ऑन इट। तो यानी कि स्टेट्स के पास अपना कोई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का राइट नहीं है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हमें समझना है और इस क्वेश्चन को अगर हमें आंसर करना है तो नाउ वी लुक इनटू द ऑप्शंस कि इसमें से यूनिलेटरल पावर में क्या इंक्लूडेड नहीं है। ए, मर्जिंग स्टेट्स इनटू अ यूनियन टेरिटरी। क्या एक स्टेट यूटी में मर्ज हो सकता है? द आंसर इज यस। स्प्लिटिंग अ यूनियन टेरिटरी इनटू स्टेट्स। कैन अ यूनियन टेरिटरी बी ब्रोकन डाउन इनटू स्टेट्स? यस। Altering state boundaries without presidential referral. Is this option correct or incorrect? Incorrect, ma'am. Incorrect, right? Incorrect. Correct. तो फिर option number D, creating a new state from two existing ones. Even this is also true. तो हमारा unilateral power जो पार्लियामेंट के पास है, it does not include altering state boundaries without presidential referral. It needs presidential referral, and hence C option is incorrect. Now we'll look into question number 24. With reference to part 3rd of the Constitution, which right is exclusively granted to Indian citizens and not extended to foreigners? मतलब कि हमारा जो part 3rd है, part 3rd talks about fundamental rights, right? उसमें भी there are certain articles या certain rights which are not extended to foreigners. ये कौन कौन से articles हैं? Ma'am, 15, 16, 19, 29 and 30 only to citizen. करेक्ट। तो यहाँ पर जो फॉरेनर्स के पास जो राइट्स नहीं है वो हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाता है, दैट इज राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल नंबर 15। यहाँ पर अगर हमें समझना हो, बेस्ट एग्जांपल क्या होगा कि अगर हमें अपने यूनिवर्सिटीज में या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और एनीथिंग, अगर हमें अपना जॉब ऑफर करना है तो हम फॉरेनर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो दैट कैन बी डन। तो दिस इज व्हाट आर्टिकल नंबर 15 is not extended to foreigners, hence A is the correct answer here. Then according to article 51A, which of the following is not explicitly listed as a fundamental duty? Under article 51A, how many fundamental duties do we have?
11. करेक्ट। 11 में से इनमें से हमारी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? क्वाइट इजी, ये थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है कि अगर बस लिस्ट अगर हमें पता है तो वी कैन इजीली गेट द आंसर। तो 51 ए के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है? ए, सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ये है। प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर, ये भी है। इंश्योरिंग इक्विटेबल जस्टिस, ये कहाँ पर है इंश्योरिंग इक्विटेबल जस्टिस? वो प्रियम्बल में है मैम। DPS पे कहाँ पर है? प्रियम्बल में है। Ensuring equitable justice is in the DPSPs. Article number 39B and C. 38, ये सब क्या है? हमारे इक्विटेबल जस्टिस की बात करते हैं। देन प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटेग्रिटी, अगेन अ फंडामेंटल ड्यूटी, हेंस ऑप्शन सी इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विद रेफरेंस टू रिलीजियस फ्रीडम, हमारी रिलीजियस फ्रीडम कहाँ पर मेंशन है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में विच आर्टिकल? 29. सॉरी, कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं? 25 to 28 मैम। करेक्ट। 25 to 28 टॉक्स अबाउट रिलीजियस फ्रीडम। तो अगर हम आर्टिकल नंबर 25 की बात करें तो क्या वो कन्वर्जन अलाउ करता है? डज इट अलाउ कन्वर्जन? क्या Yes. हिंदूज मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या मुस्लिम्स हिंदू में कन्वर्ट हो सकते हैं? इज इट? फ्रीडम है पर फोर्सफुल कन्वर्सन नहीं है। करेक्ट। There is a freedom to convert, but it is subject to public order constraint. Forceful conversion is not allowed. Through coercion is not allowed. Hence, यहाँ पर article number 25 it does protect conversion, or it does provide freedom to practice, profess, or propagate any religion, which includes conversion as well. However, forceful conversion is not allowed. So this statement is correct. Does article number 26, does it prohibit state interference in religious endowments? क्या हमें आर्टिकल, सॉरी प्लीज स्पीक अगेन। Yes, ma'am. Does it prohibit? फ्रीडम देता है ये। जो हमारा आर्टिकल नंबर 26 है, यहाँ पर बोला गया है इट प्रोहिबिट्स स्टेट इंटरफेरेंस। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू कि यहाँ पर स्टेट जबरदस्ती इंटरवीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम कौन है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर इंडियन सब जो हमारा कंट्री है, इट इज व्हाट, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज नॉट अ थियोलॉजिकल स्टेट। और यहाँ पर थियोलॉजी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या फिर जस्ट लाइक मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं हमारे, जो कि थियोलॉजी उनका स्टेट रिलीजन है, वेयर स्टेट इज एम्पावर्ड टू इंटरवीन एवरी नाउ एंड देन। However, we being a democratic state, वो क्या प्रोवाइड करता है कि state cannot interfere into religious endowments, wherein every religious denomination has the freedom to practice, propagate or whatever. But ये जो स्टेट इंटरफेरेंस है, ये कब तक अलाउड नहीं है? अनटिल एंड अनलेस हम जब तक अपना फ्रीडम टू ये फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, हम पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, ओनली टिल देन state interference is not allowed, right? So of course this article is true. However, it is not absolute. जहाँ पर democratic practices, when they will try to convert या फिर when they will try to subjugate public interest, state will come in. So this is not absolute. However, there is a prohibition by the state. तो ये दोनों आर्टिकल सही हैं, बट आपको ये याद रखना है कि दिस आर्टिकल 26 इज नॉट एब्सोल्यूट। सो यहाँ पर बी ये दोनों इंडिविजुअल आर्टिकल्स हैं, एंड हेंस आवर आंसर बी। नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 27, इवैल्यूएट फंडामेंटल
rights. Statement 1, Article 14's equality applies universally barring special provisions. जो हमारा आर्टिकल 14 है, अभी हमने देखा कि डज इट बार स्पेशल प्रोविजंस और डज इट प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस. जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, डज इट बार स्पेशल प्रोविजंस या फिर प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजंस? It bars, ma'am. It bars or it provides, right? हमने भी क्या किया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंदर देखा ना कि स्पेशल प्रोविजंस कैन बी प्रोवाइडेड, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोवाइडेड वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल प्रोविजंस. सो इट डज प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस, जो कि कहाँ पर फॉलो करता है, या फिर ये सारे स्पेशल प्रोविजंस कहाँ से अपनी लेजिटिमेसी डिराइव कर रहे हैं? फ्रॉम द वेरी क्लॉज विच सेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. So it does not bar special provisions, rather it provides special provisions which will ensure equity in our country. Then article number 20, article number 20 में लिखा है, it prevents, one second, it prevents authoritarianism via ex post facto law. What does it mean? मतलब जो इंसिडेंट होगा उसके बाद, जब वर्डिक्ट आएगा उसके बाद जो होगा उसे एक्सपेक्ट. Ex post facto law is it means कि if a person has committed a crime, तो पहली चीज कि जो लॉ उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा होगा उसके अंदर जो भी उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए सजा है, पनिशमेंट है, उससे ज्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी. दिस इज नंबर 1. सेकेंडली, अगर उस फॉर इंस्टेंस एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कमिट्स अ क्राइम और एन ऑफेंस जिसके लिए उस टाइम पर कोई लॉ भी नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर एनी गवर्नमेंट विल नॉट ब्रिंग एनी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन विल नॉट बी फॉलोड. रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन मतलब पुराना लॉ विल नॉट कम इनटू पिक्चर जस्ट टू पनिश दैट इंडिविजुअल. सो इट प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म बाय द गवर्नमेंट बाय restricting the implementation of retrospective legislation. तो this means कि आर्टिकल 20 क्या करता है? इट प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म बाय प्रोवाइडिंग, और हाउ? बाय स्टॉपिंग और बाय नॉट और बाय रिस्ट्रिक्टिंग रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन. हेंस इसमें जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है, इट इज रॉन्ग. स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट एंड हेंस our option goes D as the right answer. Now we'll move to question number 28. With reference to the protection of national symbols, जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेटमेंट 1 है वो कहता है कि दैट पार्लियामेंट कैन पेनलाइज डिसरिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग अंडर आर्टिकल 51A. जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको एनफोर्स करने के लिए सारे, जैसे हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो 11 की 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने अपना फंडामेंटल कोई ड्यूटी फुलफिल नहीं किया तो यू विल बी पेनलाइज्ड और यू विल बी बिहाइंड द बार्स, यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स. इट विल नॉट बी सो. व्हाई? अनटिल एंड अनलेस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन नहीं है किसी ड्यूटी को एनफोर्स करने के लिए, तब तक you will not be or you cannot be penalized. However, if we see in this particular question, यहाँ पर क्या है कि 51A क्योंकि किसकी बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटी की. और अभी हमने बोला कि क्योंकि they are not enforceable, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल ऑटोमेटिकली, खुद से एनफोर्सेबल नहीं होंगे until and unless parliament has made a law on it. तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर आप नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करते हो तो क्या कैन इट प्रोवाइड penalizing punishments to or disrespect to the national flag under 51A? Of course yes, it can provide. क्यों? क्योंकि एक हमारे पास एक्ट है जहां पर punishments are
given or are mentioned. ये कौन सा एक्ट है? It is Prevention of Insults to National Honor Act 1971. However, they are not derived authorities from DPSP. They derive authority from what? Article number 51A, not DPSPs. So here statement 2 is incorrect, statement 1 is correct, and hence our answer is C, not D. इसका आंसर नहीं दिया, I think. So its answer is C. We'll move to question number 29 now. Assess the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. अब ये जो है ये करंट अफेयर है आपका, कि जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है टू द चिल्ड्रन फॉलिंग अंडर द रेंज ऑफ 5 to 18 years. और क्यों दिया जाता है? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर गिवन टू द चिल्ड्रन. कौन से चिल्ड्रन? हु आर फॉलिंग अंडर द एज ब्रैकेट ऑफ 5 to 18 years ऑफ एज, जिन्होंने एक्सीलेंस परफॉर्म किया है इन 6 फील्ड्स. ये 6 फील्ड्स हमारे क्या क्या है? दे आर ब्रेवरी, सोशल सर्विस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर, आई थिंक. जिसमें से हर साल एनुअली प्राइज दिया जाएगा. ये प्राइज है, इट इज कैटेगराइज्ड अंडर two categories. Number 1, बाल शक्ति एंड बाल कल्याण. जो बाल शक्ति और बाल कल्याण ये 2 कैटेगरीज हैं, उसमें से एक कैटेगरी में अप टू 5 लाख तक का ग्रांट मिलता है, और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें 1 लाख तक का ग्रांट दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ. और ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. सो विल लुक इनटू द ऑप्शंस नाउ. पहला ऑप्शन है extended to children up to 21 for exceptional innovation. This option is incorrect, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, it is the highest civilian honor given to the children falling under the age range of 5 to 18 years, not 21 years. इस particular award को एडमिनिस्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो पूरा ओवरलुक करती है इस पर्टिकुलर स्कीम को. विच मिनिस्ट्री इज दैट? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स 5 लाख रुपये तक का ग्रांट मिलता है. अभी हमने डिस्कस किया 2 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाएंगे, बाल शक्ति एंड बाल कल्याण, जिसमें को मिलेगा 5 लाख तक का ग्रांट और दूसरे को मिलेगा 1 लाख तक का ग्रांट. सो इवन ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट. हेंस हमारा ऑप्शन होगा ओनली 2. Let's move to question number 30. जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955, इसमें हमें बताना है which modes of losing citizenship are constitutionally recognized. यहाँ पर एक होता है कि हम सिटीजनशिप ले कैसे सकते हैं, और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे सिटीजनशिप हमारी हो सकती है, या फिर हम रिनाउंसिएशन हो सकता है हमारे सिटीजनशिप का. सो व्हाट आर दोज कंडीशंस, व्हाट आर दोज सर्कमस्टांसेस? वी लुक इनटू ऑप्शन नंबर 1, डेप्रिवेशन फॉर डिसलॉयल्टी. क्या कोई इंडिविजुअल या कोई इंडियन सिटीजन है, इफ ही और शी शोज डिसलॉयल्टी टू द इंडियन टेरिटरी और टू द इंडियन नेशन, देन व्हाट मे हैपन? क्या उसकी सिटीजनशिप रहेगी या जा सकती है? ऑप्शन 1 इज जा सकती है. तो ऑप्शन 1 क्या है? इट इज अ prominent condition for the loss of or mode of losing citizenship. Second, termination upon acquiring foreign citizenship. Of course, अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो फॉरेन की सिटीजनशिप लेता है वॉलंटरीली, तो क्या होगा? इन दैट केस उसका इंडियन सिटीजनशिप विल बी ओवर. तो इवन सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. रिनाउंसिएशन बाय माइनर्स. अब यहाँ पर ये माइनर्स हैं, तो माइनर्स अगर रिनाउंसिएशन करते हैं तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. देयर हैज टू बी अ सर्टेन एज लिमिट, जहाँ पर हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं दैट वी नीड टू और दैट वी आर विलिंग टू गिव अप on our Indian citizenship. And what is that range? इसमें लिखा है, if you look at option number C,
कि इट कैन ओनली बी डन बाय अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, यानी कि माइनर कैन नॉट रिनंसिएट इट्स हिज और हर सिटीजनशिप, एंड एज अ रिजल्ट ओनली टू, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओनली two options are our correct, 1 and 2. Next, we look into the question number 31. अब ये जो एक्ट्स हैं, कॉलोनियल एक्ट्स बिफोर 1947, जितने भी हमारे एक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में भी पॉलिटी में भी, तो इफ वी टॉक अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट, जिनके ग्रेजुअल इवोल्यूशन से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया है? डुअल कंट्रोल सिस्टम. व्हाट इज डुअल कंट्रोल सिस्टम? Board of Control for Commercial Functions and Court of Director for Commercial Functions and Board of Control for Political Functions. ओके, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में हमारा आया. ये जो डुअल कंट्रोल सिस्टम है, ये क्यों आया है? ये दिस केम इनटू बीइंग आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जहां पर रेगुलेशन वाज नॉट डन प्रॉपर्ली बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. जब भी रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि वी आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज आवर अथॉरिटी फुली ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू exert more control over the East India Company. And then came Pitt's India Act 1784, which provided for dual control system, jahan par we had, as you said, court of directors were established and board of control were established, जिसने बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के क्या फंक्शंस होंगे. एंड अंडर दिस एक्ट, under this particular act, यहाँ पर revenue matters were यहाँ पर जो revenue matters थे, they were needed to be reported to the British Crown in UK. Then comes Charter Act 1833. Of course, जो Charter Act 1833 है, it provided centralized British rule in India. कैसे? जो हमारा पहले कौन था before 1833? There was Governor General of Bengal exercising control over Bengal, Calcutta and Madras. Bombay, Madras and Calcutta. Gradually ये जो कंट्रोल था, जो ये decentralized कंट्रोल था, it finally culminated into the centralized British rule over the Indian territory through Charter Act 1833, जिसने बोला now the Governor General of it provided diarchy in provinces. ये उस दिन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारा मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, it provided for diarchy in provinces. Of course, yes, क्योंकि diarchy मतलब यहाँ पर जो provinces के पास पावर था to legislate was divided into two parts और two subjects. एक होंगे हमारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड दूसरा वाज रिजर्व सब्जेक्ट्स. रिजर्व सब्जेक्ट्स जिस पर फाइनली ये जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, दे कुड मेक लॉज, however they were subject to veto by the governor general. So this was provided under what? Under Montague Chelmsford reforms. Then we come to 1935 act, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है. however it did not come into being as per this particular act, but for the first time जो फेडरल स्ट्रक्चर का प्रोविजन है, ये कौन से एक्ट में दिया गया था? इट वाज इन 1935 एक्ट. एज अ रिजल्ट वी कैन से कि चारों जो हमारे ऑप्शंस हैं, दे आर करेक्टली मैच्ड, एंड हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3 and 4. Then we'll move to question number 32.
with reference to directive principles, which article explicitly enshrines justice in social, political and economic forms. अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि ये हमारे पास 4 आर्टिकल्स हैं. इन आर्टिकल, चारों आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल बात करता है जस्टिस की? कौन सा जस्टिस? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. तो इफ वी लुक एट ऑप्शन नंबर बी 39A. 39A क्या है? What is article number 39A? Free legal aid to poor. करेक्ट. इट टॉक्स अबाउट फ्री लीगल एड. देखिए, जो आपको आर्टिकल्स लर्न होने चाहिए वो एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज, ये दोनों पार्ट 3 एंड पार्ट 4 प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज, ये लर्न होने चाहिए, राइट? पूरे नहीं करने बट एटलीस्ट ये तो होने ही चाहिए. सो इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 39A, it talks about what? It talks about free legal aid. Then article number 43, what does it talk about? Article number 43 क्या है? Wages for workers. Yes, it talks about living wages and condition of work for the workers. What is article number 46? Article number 46 is Economic and Promoting- educational right for SC/ST. correct. Promoting educational and economic interest of weaker sections of society, that is SC और STs. बचता क्या है हमारा ऑप्शन? आर्टिकल नंबर 38(1). तो आंसर क्या है हमारा? 38(1), बिकॉज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टॉक्स अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. Then we'll come to question number 33. फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का जो रिलेशनशिप है कि विच आर एट द हायर पेडेस्टल, कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, कि हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. तो ये जो रिलेशनशिप है ये ओवर द इयर्स हैव इवॉल्व्ड. ओवर द इयर्स जब ये इवॉल्व हुआ है, बहुत सारे, जब हम इसका इवोल्यूशन देखेंगे तो वी विल सी कि गवर्नमेंट जिन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा सुपीरियर हैं देन डीपीएसपीज. देयर वर गवर्नमेंट्स जिन्होंने बोला कि डीपीएसपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स. एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ टसल बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के, हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो इंटरेक्शन हुआ विद रिगार्ड्स टू द कंडीशन या स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज, इट हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स थ्रू वेरियस अमेंडमेंट एक्ट्स एंड थ्रू वेरियस जजमेंट्स. सो इफ वी लुक एट मिनर्वा मिल केस, दिस केम इन 1980. इस केस ने, इस पर्टिकुलर केस ने ये फाइनली सेटल कर दिया कि जो डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें से कोई भी सुपीरियर नहीं है. हाउएवर, जहाँ पर भी आर्टिकल 31C की बात आएगी वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे. दिस वाज वन एक्सेप्शन. तो इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला गया? दो चीज़ें, कि बोथ आर एट दी सेम सिग्निफिकेंस लेवल. ना फंडामेंटल राइट ज़्यादा सुपीरियर है ना डीपीएसपी कम है उनसे. रादर दे enjoy a harmonious balance. But second, whenever there is an implementation to give effect to article number 31C, which talks about the implementation of article number 39B and C, जहाँ पर बोला जाएगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए
और इस केस में जब कोई भी लॉ इस पर्टिकुलर प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करता है या डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करता है, तो अगर 14 वायलेट हो भी रहा है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इट वाज सेड इन विच केस? मिनर्वा मिल केस. तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि डीपीएसपी's prevailing in public interest was held to be true, in which case Minerva Mill case. This option is particularly right, but we'll look into other 3 options as well. यहाँ पर लिखा है fundamental rights taking precedence as per article number 13. This is not true. यहाँ पर जो fundamental rights हैं, जो लॉज, यहाँ पर क्या लिखा है? आर्टिकल नंबर 13. आर्टिकल नंबर 13 किन लॉज को क्या प्रोटेक्ट करता है? सॉरी, जो आर्टिकल नंबर 13 है वो किन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है? जस्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स. मोरओवर इस क्वेश्चन में कहीं बात नहीं की है डीपीएसपीस की, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाता है. बट इफ वी जस्ट हैव टू सी कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो हम बस ये बोलेंगे कि एज पर आर्टिकल नंबर 13 ओनली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दोज लॉज विच आर इन डेरोगेशन विद पार्ट 3 दोज लॉज विल बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट 2 है इट इज नोवेयर रिलेटेड टू डीपीएसपी, वैसे ही गलत हो जाता है. जो हार्मोनियस बैलेंस है पर एज पर गोलकनाथ, यहाँ पर जो गोलकनाथ केस है इसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस का क्लियरली एवोल्यूशन जो 1980 में हमें देखने को मिलता है वो नहीं हुआ है. हालांकि इस केस में, गोलकनाथ केस में, जो जुडिशरी है उसने बोला कि पार्लियामेंट के पास में पावर है दैट थ्रू इट्स अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 इट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स. तो इवन दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर डी, अभी हमने डिस्कस किया कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस हैं इनमें क्या होना चाहिए? हार्मोनियस बैलेंस होना चाहिए, और ना फंडामेंटल राइट सुपीरियर है डीपीएसपी से या डीपीएसपीस फंडामेंटल राइट से कम नहीं है. तो इसमें क्या लिखा है? डीपीएसपी एज सबऑर्डिनेट अनलेस लेजिस्लेटेड. इट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि मिनर्वा मिल केस में ये सेटल हो चुका है कि बोथ एंजॉय equal status. ठीक, however exception is article number 31 clause C. Hence our option A is correct here. Then we'll move to question number 34. Promoting harmony and women's dignity. Quite easy. Women dignity और promoting harmony कहाँ पर mention है? वुमेन डिग्निटी को हमें प्रोटेक्ट करना है और हार्मनी प्रमोट करना है. कहाँ पर मेंशन है ये? फंडामेंटल ड्यूटीज में. फंडामेंटल ड्यूटी. और फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कौन से प्रोविजन में है? 51 में. 51A. देखकर ही पता चल रहा है. ऑप्शन ए. जस्ट अ सेकंड, समवन हैज रेज्ड द क्वेश्चन. We'll move to question number 35. With reference to part 4, which directive is not explicitly included in the directive principle? अब हमें बताना है कि ये चारों डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से कौन सा डायरेक्टिव नहीं है. तो कौन सा नहीं है? बी है. बी नहीं है. बी. क्यों नहीं है? रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज फॉर एससी और एसटी. कहाँ पर है ये? 15 में हम लोग दे चुके हैं. आर्टिकल नंबर 15 और 16. एम्प्लॉयमेंट में. हाँ मैम, 16. Then then question number 36. DPSPs are characterized by. DPSPs का आप लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. डीपीएसपी को अगर हम सिर्फ हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं विदाउट गोइंग कि ये डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर्स हैं दिस एंड दैट, वो अगर हम नहीं बात करें, द ओनली थिंग जो हमें जानने की जरूरत है कि डीपीएसपीस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. आर दे जस्टिसेबल? कैन दे नॉट जस्टिसेबल. दे आर नॉट जस्टिसेबल. क्या मतलब है इसका?
वो उसका माने इम्प्लीमेंट नहीं करने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते के अगेंस्ट। करेक्ट। अगर जो हमारे लिस्ट है डीपीएसपीज, अगर वो वायलेट नहीं, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं या फिर उनको एनफोर्स नहीं किया जा रहा है, तो वी कैन नॉट गो टू द जुडिशरी बाय सेइंग कि डीपीएसपीज वायलेट हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। सेकेंड, मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन पोस्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्या ये सेकेंड ऑप्शन सही है? मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन पोस्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट। डीपीएस में कोई भी मैंडेटरी नहीं है ना। सॉरी, थोड़ा तेज बोलिए। डीपीएस में क्या? DPSPs are not mandatorily implemented. They are not supposed to be mandatorily implemented. इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रनिंग गवर्नमेंट है या फिर जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सिर्फ हेल्प लेंगे। डायरेक्टिव जो उसमें मेंशन है, जो प्रिंसिपल्स मेंशन है अंडर पार्ट 4, वो सिर्फ उनसे एक गाइडिंग लाइट की तरह डीपीएसपीज को ट्रीट करेंगे। हाउएवर इट इज नोवेयर मेंशन कि यहाँ पर दे हैव टू बी मैंडेटरली implemented, but the governments, the policy makers are morally obliged कि यहाँ पर आप लोग इसको फॉलो करो, बिकॉज दैट इंश्योर्स, जो हमारा डीपीएसपी है वो क्या इंश्योर करते हैं? social and economic democracy in the country. On the other hand, जो हमारे fundamental rights है वो क्या ensure करते हैं? They ensure political democracy in the country, and therefore the state, जो हमारे आर्टिकल नंबर 36 के अंदर जो भी entities हैं, they are required कि वो डीपीएसपीज को इनकॉर्पोरेट करें अपने लॉज, अपने एक्ट्स, अपने पॉलिसी बनाने में, राइट। ऑप्शन नंबर सी जो भी हमने डिस्कस किया, दैट दे एक्ट एज अ गाइडेंस फॉर स्टेट पॉलिसी विदाउट लीगल एनफोर्सेबिलिटी, कि हम आर्टिकल नंबर 32 के अंदर या 226 के अंदर वी कैन नॉट गो टू द जुडिशरी citing its enforceability. Then precedence over fundamental rights. क्या DPSPs ऊपर है फंडामेंटल राइट्स के? नो मैम। करेक्ट। तो अब आर्टिकल नंबर 36 के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी स्टैंड्स करेक्ट। Then we'll move to question number 37. With reference to the adoption of fundamental duties, what was the primary constitutional inspiration? अब जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, जो हमने इसको फाइनली अडॉप्ट किया, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स हैं, क्या क्या मोटिवेशन है, क्या इंसेंटिव्स है, क्या इंस्पिरेशन है। तो वी कैन से कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है, क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, गांधी या गांधीयन फिलॉसफी कैसे एनश्राइंड है फंडामेंटल ड्यूटीज के इनकॉर्पोरेशन में? प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। करेक्ट, वो भी है, बट वो तो 1 सेकेंड, फंडामेंटल ड्यूटीज एज अ होल, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो एक राइट और ड्यूटीज का डिबेट है ना, कि जहां पर यू कैन नॉट ओनली आस्क अबाउट राइट, यू हैव टू फुलफिल सम ड्यूटीज एज वेल। राइट्स विदाउट परफॉर्मिंग ड्यूटीज इज ऑफ नो यूज, है ना। तो इवन गांधी ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि ड्यूटीज आर एट पार विद राइट, मतलब you cannot only ask for the enforcement of right, you have to perform certain duties. So गांधी का जो ये idea है which emphasizes on the performance of individual duties, ये भी fundamental duties जो कि finally हमारा 51A comprise करता है। तो गांधी का philosophy was a driving force behind the incorporation of fundamental duties. Then ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, ये एज अ होल कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कहाँ पर लागू हुआ था या पहले कहाँ चल रहा था? इट वाज इन यूएसएसआर, रशिया में। तो हमने वहां से लिया कि we not only have to highlight only on enforcing rights, but we also have to focus on the duties. तो हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से या यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेते हुए 51A को इंसर्ट किया। फाइनली जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम आज देखते हैं
उसके लिए कमिटी वाज सेट अप, व्हिच वाज दैट कमिटी? स्वरण सिंह कमिटी। उन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, कुछ उसमें से नहीं भी इम्प्लीमेंट होते हैं, बट मोर और लेस देयर आर सर्टेन ड्यूटीज जो हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि जो आज हमारा प्रेजेंट डे फंडामेंटल ड्यूटीज हमने अडॉप्ट किया है ये थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये हमें बताना है कि इसके पीछे के ड्राइविंग फोर्स या इंस्पिरेशनल फैक्टर्स क्या थे। वॉज इट सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन? येस और नो? Yes, ma'am. Yes. Gandhi's concept of civic responsibility? Yes or Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. Then स्वरण सिंह कमेटी का recommendation भी है, तो answer will be D. All of the above. Then we'll move to question number 38. जो habeas corpus है, it is restricted when? What is habeas corpus? हमने अपने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था. What is habeas corpus? To have the body of, मतलब किसी का body. To have the body of किसका body? Who has been unlawfully or illegally detained. Detained. Particularly, this particular writ provides for the protection of individual liberty. जो हमारे पास liberty है उसको protection provide करना is the work of this particular writ. आपको एक बात इस question के लिए याद रखनी है कि individual liberty जहाँ जहाँ curtail हो रही होगी, habeas corpus will come in. Now we'll look into option number 1. Detention follows a judicial order. है ना? Detention follows a judicial order कि within 24 hours bring that body. तो first option is 1 second. हाँ. 1 second. So detention follows a judicial order. So this statement is correct. Then contempt proceedings involve parliament. Contempt proceedings parliament. Parliament के पास में कुछ powers है ना, जहाँ पर it can provide for जब members breach of privilege करते हैं, तो उनके against में क्या start हो सकता है? Contempt proceedings can be started. So क्या उनमें habeas corpus होगा या नहीं होगा? नहीं. इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कर रहे हैं. पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के चलते हम कोर्ट में केस तो नहीं कर सकते ना मैम, उनको फ्रीडम है पार्लियामेंट के लिए कुछ बोलने की. सोच कर बताइए. Contempt proceedings involve just a second. Now read. Contempt proceedings involving parliament. यहाँ पर पार्लियामेंट जो है ये किस में फॉल करता है? पार्लियामेंट इज एन एंटिटी विच विल फॉल अंडर विच कैटेगरी? आर्टिकल नंबर 12. आर्टिकल नंबर 12 चाहे वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो या नॉर्मल लॉज के थ्रू फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, अगर पार्लियामेंट इज अ एंटिटी अंडर आर्टिकल नंबर 12 विच कंप्राइज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो इनफैक्ट इनका जो एक्शन है इट विल बी कैटेगराइज्ड as unlawful when their act is illegal or unlawful. तो यहाँ पर जो second option है, even this is also correct. यहाँ पर individual liberty can be curtailed by parliament. Parliament is a authority under article number 12. Now option number 3. Petitioner lacks locus standi against private custody. अब इस ऑप्शन का क्या मतलब हुआ? पिटिशनर लैक्स लोकस स्टैंडी अगेंस्ट प्राइवेट कस्टडी. What does this option mean? Petitioner lacks locus standi against private custody. अगर किसी प्राइवेट बॉडी के,
petitioner lacks locus standi against private custody. देखिए जो प्राइवेट कस्टडी है, प्राइवेट कस्टडी हो गया यानी कि मान लीजिए किसी ने आपको किडनैप किया, किसी ने ट्रैफिकिंग किया, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, विमेन ट्रैफिकिंग, ये सब क्या होंगे, प्राइवेट कस्टडी। तो प्राइवेट कस्टडी में भी क्या बोला गया, प्राइवेट कस्टडी का मतलब हमको समझ में आया कि इट इज नॉट पर्टिकुलरली बाय द स्टेट वाला डेफिनेशन। यहाँ पर जो एक्शन है इट हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय स्टेट इन ऑर्डर टू गेट दिस रिट एनफोर्स्ड। तो यहाँ पर क्या ये प्राइवेट कस्टडी के अगेंस्ट भी ये रिट लागू होगा? द आंसर इज यस। अभी हम सिर्फ प्राइवेट कस्टडी की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कस्टडी में मान लीजिए इसका मतलब हुआ कि किसी ने आपको किडनैप किया या फिर ट्रैफिकिंग, सो दैट वुड कंप्राइज अवर प्राइवेट कस्टडी। अब यहाँ पर लिखा है पेटिशनर लैक्स लोकस स्टैंडी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हार्म्ड पर्सन है, सिर्फ उसके पास राइट नहीं है कि वो जुडिशरी के पास जाकर अपना राइट एनफोर्स करवा सके कि माय आर्टिकल नंबर 21 has been infringed या my article number 21 has been violated. No, इसमें क्या मतलब हुआ? The petitioner lacks locus standi. इसका मतलब हुआ कि आपके बिहाफ पर the person who has been under private custody, उसके बिहाफ पर कोई और भी जुडिशरी जा सकता है to get you out from the private custody. So this option is incorrect. यहाँ पर जो पेटिशनर है इट डज नॉट लैक्स लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब है कि सिर्फ वही इंसान जा सकता है जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कि नॉट जस्ट द पर्सन हुज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड बट एनी अदर पर्सन कैन गो टू द जुडिशरी टू गेट यू आउट फ्रॉम द प्राइवेट कस्टडी। ये जो पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोविजन है ये कहाँ से आया है? ये आया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू क्या होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी जाके लिटिगेशन कर सकता है इन द जुडिशरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये तो चलिए प्राइवेट कस्टडी की बात हुई, फर्दर अगर आपको इसको समझना है तो आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई हाईवे बन रहा है, उसके नीचे आप देखते हो कि देयर आर पीपल जो कि बहुत गंदे सिचुएशन में वहाँ पर अपना लाइवलीहुड, अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो अब आपको क्या, बिकॉज यू आर एन एम्पैथेटिक इंडिविजुअल, एम्पैथेटिक ह्यूमन बीइंग, तो अब आप क्या करोगे? जाकर सुप्रीम कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ दोज अग्रीव्ड सिटीजन, डिप्राइव्ड सिटीजन्स, आप क्या कर सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 226 एंड गेट PLI के थ्रू, नॉट हेबियस कॉर्पस, PLI के थ्रू उनके राइट्स एनफोर्स करवा सकते हो। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू फूड, ये सब PLI का कॉन्सेप्ट आया जहां पर लोकस स्टैंडी हैज बीन रिलैक्स्ड। लोकस स्टैंडी का मतलब जो पर्सन सफर कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ वही जाकर जुडिशरी जा सकते हैं और अपने राइट्स को फुलफिल करवा सकते हैं। नो, आफ्टर द coming of PLI, anyone can go to the Supreme Court to get the rights of aggrieved citizens restored या फिर protected. And in this particular question, अभी PLI के through even the person or the people who are under private custody, petitioner do not lack locus standi. ठीक है, तो option 3 is incorrect here and only 1 and 2 are correct. Now we'll move to question number 39. Again, with reference to the non-justiciability of directive principles, which factors justify their status under Article 37? अब हमें ये बताना है कि जो ये नॉन जस्टिसेबल नेचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, वो क्यों है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अभी हमने डिस्कस किया कि दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, विच मीन्स कि अगर वो वायलेट होते हैं देन यू कैन नॉट गो टू द जुडिशरी आस्किंग फॉर इट्स एनफोर्समेंट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए, व्हाई दे हैव बीन मेड नॉन जस्टिसेबल इन नेचर? एनी
Any मैम reason? इंडिया का वास्ट पॉपुलेशन है और उसके हिसाब से हमारी जो इकोनॉमिक रिसोर्स है इंडिया उतना स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए सब कुछ जो भी मेंशन है वो सब इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था उस समय पे, इसीलिए उसको Correct. नॉन जस्टिसेबल रखा गया ताकि स्टेट को, अगर स्टेट कर सकता है तो करे, नहीं तो फिर नहीं। करेक्ट, राइट. तो नॉन जस्टिसेबल हमने क्यों बनाया है कि इट इज जस्ट अ गाइडिंग फैक्टर, कि जब इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट टू गाइड रादर देन एनफोर्स, कि यहाँ पर जो डीपीएसपी का ड्राइविंग फोर्स है या फिर नॉन जस्टिसेबल नेचर इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको सिर्फ इसलिए बताया है, इसलिए इंसर्ट किया है या फिर नॉन जस्टिसेबल इसलिए रखा गया है, सो दैट इट जस्ट एक्ट्स एज अ गाइडिंग फोर्स रादर देन बीइंग अ एनफोर्समेंट फैक्टर. देन अगर मान लीजिए हमने उसको जस्टिसेबल बना भी दिया होता, तो क्या इतने बड़े कंट्री में विद अ लॉट ऑफ पॉवर्टी, विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इलिटरेट, क्या डीपीएसपीस को जस्टिसेबल बनाना या उन सारे के सारे डीपीएसपीस को फुलफिल करना एक इजी टास्क होता? नो. व्हाई नो? बिकॉज रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है ना हमारे कंट्री में, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन एंड because of resource constraints, the directive principles have been made non-justiciable in nature. Then judicial deference to legislative policy, कि यहाँ पर it has been dependent completely on legislative, कि अगर legislative competence है, अगर उसके पास resources है तो वो बनाए, अदरवाइज जुडिशरी यहाँ पर जबरदस्ती एनफोर्स नहीं करेगी कि लेजिस्लेचर यू हैव टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर डीपीएसपी, यू हैव टू मेक लॉज और यू हैव टू मेक DPSPs enforceable. No, even judicial deference is there to legislative policy, which means it is solely up to the legislature ki whether it wants to incorporate DPSPs into particular acts, laws or policies, keeping resources or other factors into consideration, right? So all these three options are correct. Now next we'll move to question number 40. First schedule of the Indian Constitution. Consider the following about the first schedule of the Indian Constitution. First schedule किसकी बात करता है? Name of the states and union territory. Union and its territories. Union territories और union and its territories. क्या होगा? Union and its territories. Correct. The first schedule talks about union and its territories. तो अब हम इसके ऑप्शंस में देखेंगे कि ये जो फर्स्ट शेड्यूल है, does it talk about state and UTs of India and their territorial extent? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes. It was amended by the 7th Constitutional Amendment Act to reorganize states based on linguistic lines. क्या ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? No. नहीं पता. I'm confused on this. This option is correct or not? It was amended by 7th Constitutional Amendment Act to reorganize states based on linguistic lines. अब देखिए जो फर्स्ट शेड्यूल है इसके पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि इट लिस्ट स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट. बिल्कुल सही बात है. 28 स्टेट्स, 8 यूटीज जो आज हमारे हैं, आगे क्या होंगे क्या नहीं, ये सब कहाँ पर है? फर्स्ट शेड्यूल में. अब अगर आप देखो कि जो आज प्रेजेंट है हमारे पास यूटीज है, क्या ये स्टार्टिंग से ऐसे ही है? नो. जब हमारा इंडिया आफ्टर 1947, जब इन our subcontinent, particularly India and Pakistan, they got partitioned, तब क्या हुआ? इंडिया के पास जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज था वो ये कि हम टेरिटरीज को ऑर्गेनाइज कैसे करें, क्या बेसिस होना चाहिए. अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा ये जो हमारे प्रेजेंट डे 28 स्टेट्स हैं यहाँ पर, इनका सोल रीजन क्या है? सोल रीजन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. जो हमारे 28 स्टेट्स बन रहे हैं उनका सोल प्राइमरी रीजन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. तो ये जो 28 स्टेट्स बने हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज बने हैं, इनका बेसिस क्या रहा है? तो इफ वी talk about the
राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जब ये टास्क था कि क्या बेसिस होना चाहिए कि हम इंडियन टेरिटरीज को अरेंज कैसे करें, कैसे हम प्रोविंसेस को क्रिएट करें, तो इन दैट रिगार्ड हमारे पास 1948 में एक कमीशन बिठाई जाती है कि क्या लैंग्वेज के बेसिस में हम प्रोविंसेस बना दें। तो एज अ रिजल्ट 1948 में धार कमीशन वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धार। उन्होंने रिजेक्ट किया कि लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं होना चाहिए, otherwise on the basis of language there will be plethora of Indian states, बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। अभी आप देखो कि हमारे पास कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, फर्दर सब कैटेगराइजेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, तो हर जगह से डिमांड रेज होती कि वी वांट एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। तो धार कमीशन ने क्या किया, उसको रिजेक्ट किया कि लिंग्विस्टिक बेसिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव criteria should be, administrative consideration should be kept into mind while designing out the provincial territories. Then again in ये जो धार कमीशन है ये कब सेटअप की गई थी, जून 1948 में। देन दिसंबर 1948 में अगेन अंडर द JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारामैया, अगेन a second linguistic province commission was set up just to reconsider कि जो हमारी पहली एस.के. धार कमीशन है उसको हम वापस से कंसिडर करते हैं क्या ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोविंसेस। तो उन्होंने भी क्या बोला कि लैंग्वेज शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, बट क्या है ये जो लैंग्वेज वाला इशू है ये स्पेशली, just a second, जो लैंग्वेज वाला इशू है ये यहाँ सदर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। और जब हमारा जवाहरलाल नेहरू और जो अदर लीडर्स थे उन्होंने बोला कि हर स्टेट्स के पास में जो उनको राइट्स चाहिए, स्पेशली अपने आप को टेरिटोरियली कैसे अरेंज करना है, वो सब उनको मिलेगा। अब ये इस आशा में, इस पर्टिकुलर इंसेंटिव के थ्रू ये सारे जो प्रोविंसेस थे दे अग्रीड कि हम इंडियन यूनियन में मर्ज होना चाहेंगे। एंड राइट आफ्टर जब पार्टीशन हो गया तब एक मेजर चैलेंज जो लीडरशिप फेस कर रही थी, क्या हम लैंग्वेज के बेसिस पे दे दें इनको प्रोविंसेस। तो एज अ रिजल्ट दीज कमीशंस वर सेटअप। अब दोनों बार कमीशंस ने बोला कि नहीं, लैंग्वेज शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, क्योंकि लैंग्वेज अगर हमने रखा तो वापस से पार्टीशन होने के चांसेस हैं। सो द लीडरशिप वाज क्वाइट एप्रीहेंसिव एंड एज अ रिजल्ट तीसरी कमीशन वाज सेट अप इन 1953 जिसका नाम है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, या फिर फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। उन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस भी रख लेते हैं और एथनिक बेसिस भी रख लेते हैं। इससे सारे जो स्टेट्स हैं उनको क्या होगा, एक इंसेंटिव प्रोवाइड होगा कि दे रिमेन विद द इंडियन यूनियन। सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं होगा, अदरवाइज लिंग्विस्टिक बेसिस होता तो बहुत सारे स्टेट्स बन जाते। तो विद द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यहाँ पर क्या बोला गया कि तीनों फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे, लिंग्विस्टिक भी और एथनिक भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी। एज अ रिजल्ट इनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 7th Amendment Act 1956 was enacted, जिसके थ्रू 14 states and 6 UTs were formed। और फिर ये gradually आज की डेट में अगर हम बात करें, ये 14 states have become 28 states and 6 UTs have become states के डिमांड अगर किसी और बेसिस पर हुई तो इन फ्यूचर में other provinces such commissions could be set up और उनके डिमांड्स जो लीडरशिप होगी दे कैन टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। सो वी कैन से
कि जो इट वाज अमेंडेड, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, इट वाज अमेंडेड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस. यस, क्योंकि हमने अभी बोला कि तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, मतलब तीनों ऑप्शंस थे, लिंग्विस्टिक बेसिस भी, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस भी, एथनिक बेसिस भी. सो second option is also correct. Then third option, it includes provisions for the administration of UTs. ये बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की. एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है फर्स्ट शेड्यूल से. एडमिनिस्ट्रेशन इज डेल्ट अंडर 239 to 241 आर्टिकल. जो यूटीज है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज डेल्ट अंडर आर्टिकल नंबर 239 to 241. Then changes to the first schedule changes to the first schedule requires a special majority in parliament but do not need state legislature action. इसका क्या ऑप्शन, इसका क्या आंसर होगा? Simple majority. Simple majority. And hence our answer will not be 1, 2 and 4, only 1 and 2. जो थर्ड ऑप्शन है, it is nowhere about the states and UTs, उनका territorial extent. Administration is dealt in somewhere else. फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है? इसमें आंसर दिया हुआ है 1, 2 and 4. It should not be true. Only option should be 1 and 2. Why not 4? Because it requires simple majority and do not need state legislature ratification. So option number 4 is also incorrect because it does require simple majority, not special majority, right? So option number 1 and 2 आप कर लीजिएगा इसको. We'll stop here today. कल से हम 41 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. Any doubts? मैम, हम जो सिक्किम इंडिया में इंक्लूड हुआ था, तो वो आर्टिकल 2 में फॉल करेगा या 3 में? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडियन टेरिटोरी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 2 आई थिंक. सिक्किम जो आया था, पुडुचेरी भी हम लोग जो एक्वायर किए थे इंडिया में. आर्टिकल नंबर 2, क्योंकि 3 में जो प्रेजेंट डे बाउंड्रीज है उनको वापस से रिकॉन्फ़िगर करना इस मतलब कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 3. बाकी आर्टिकल नंबर 2. थैंक यू मैम. कल जो हमारा क्लास होगा जो 41 से, उसका यहाँ तक होगा मैम. जो वी डिड क्वेश्चन, मतलब हमारा 40 तक हो गया ना. वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41. वो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स तक जाएगा ना मैम. उसका मतलब कौन सा ये पूरा पॉलिटी है. नहीं मैम, चैप्टर के बारे में पूछ रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट क्लास है तो मुझे पता नहीं है कि क्या पढ़ा है. ओके. थैंक यू. चलिए, that's it for today. We'll meet tomorrow. Good night. Thank you for your time. I'll see you tomorrow. Thank you, ma'am. Yes.